अस्सलामुअलैकुम, तौसीफ खान हेयर। बेटा आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गाज़स लॉ। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फर्स्ट एप्लीकेशन को देखा था। आज हमारे पास बेटा सेकंड है। बेटा सेकंड एप्लीकेशन में वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। तो इसमें बेटा सबसे पहली बात जो समझने वाली है कि हम गाज़स लॉ का दुनिया में सिर्फ एक काम है और वो आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, ई की वैल्यू कैलकुलेट करके देना। तो बेटा सबसे पहले लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें बेटा ई की वैल्यू बेटा यहां पे कैलकुलेट करनी है। यही वजह है कि हम इस वक्त पढ़ रहे हैं सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गाज़स लॉ। बेटा इसमें हमारे पास एक शीट है। अब शीट आपके पास इनफाइनाइट है बेटा, एक ऐसी चीज जो कभी खत्म ना हो बेटा, लिमिटलेस हो, लामहदूद हो, कोई बाउंड्री ना हो, कोई सरहद ना हो, ऐसी चीज को हम कहते हैं बेटा इनफाइनाइट। तो एक ऐसी हमारे पास शीट कंसिडर कर ले अपनी इमेजिनेशन में। आपको बेटा सामने व्हाइट बोर्ड पे एक शीट नजर आ रही है, लेकिन ये इनफाइनाइट नहीं है बेटा। उस इनफाइनाइट शीट का एक फाइनाइट पार्ट बेटा आपको सामने फिगर में दिखाया गया है, लेकिन हकीकत में उसकी डिमांड इनफाइनाइट थी, जो हमारे लिए बनाना इम्पॉसिबल है बेटा। तो वही बात आ गई बेटा कि जितनी आपकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होगी उतनी ही आपको सेकेंड ईयर की फिजिक्स ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही हो। तो बेटा आपके पास एक इनफाइनाइट शीट है और उसके ऊपर चार्जेस हैं। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आने वाले लेक्चर में इस बात को हम क्लियर कर देंगे। हमने इनफाइनाइट शीट जिसके ऊपर चार्जेस हैं उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आज का ये आर्टिकल है हमारे पास बेटा। तो शुरू करते हैं बेटा हमारा काम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना, जिसको ई से जाहिर करते हैं किसी भी पॉइंट पर। अब वो पॉइंट कहां पे है बेटा? फर्ज करें कि आपके पास एक शीट है, ऐसे करके एक शीट है आपके पास, और यहां पे मैं अभी कैप उतार के दिखा रहा हूं आपको। यहां पे एक पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट के ऊपर हमें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है ड्यू टू एन इनफिनिट शीट। तो बेटा ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा दूरी पे नजर आ रहा होगा। ये मैंने रेड से डॉट्स लगाए हुए हैं। तो अगर आपके पास ऐसी शीट है तो एक पॉइंट यहां पे होगा और एक पॉइंट यहां पे होगा। तो बिल्कुल आपके पास एक पॉइंट ये है बेटा और दूसरा पॉइंट ये है। इन रेड जिसको मैंने पी से जाहिर किया है, इस पॉइंट पी के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बतानी है बेटा। अब हमारे पास बेटा हमने यहां पे लिखा कि लेट अस कंप्यूट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट कहां पे है? क्लोज टू द इनफिनिट शीट ऑफ चार्जेस। अब हमारे पास शीट का जिक्र थोड़ा सा कर लेते हैं कि शीट कैसी होनी चाहिए। उसने तो बोला इनफाइनाइट। तो बेटा हमने कहा कि इमेजिन अ शीट ऑफ एन इनफिनिट एक्सटेंट, एक ऐसी शीट जो कभी खत्म ही नहीं होती, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे एक फाइनाइट पार्ट आपको दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पे बनाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है बेटा, एक ऐसी चीज जो कभी खत्म ना हो। उसके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज को फैलाया गया है। पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली के मतलब एक तरतीब के साथ के चार्जेस के दरमियान फासला बिल्कुल एक जैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस शीट एज शोन इन फिगर। तो बेटा इस फिगर आपके सामने बनी हुई। तो बेटा आइए वो बातें रिवाइज करते हैं जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर से सीख के आए हैं। हम सीख के आए थे बेटा गाज़स लॉ। गाज़स लॉ में हमने देखा कि दुनिया में सिर्फ एक काम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करके देना। ये तभी मुमकिन है कि जब हमारे पास बेटा एक गाजियन सरफेस होगा, तभी हम गाज़स लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। विदाउट गाजियन सरफेस बेटा गाज़स लॉ इनकम्प्लीट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इसका मतलब अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास गाजियन सरफेस का इंतखाब करना है, ताकि हम वहां पे गाजियन सरफेस का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर सके। तो बेटा हेडिंग लगाएंगे गाजियन सरफेस। अब सवाल ये पैदा होता है बेटा कि गाजियन सरफेस कैसी होनी चाहिए। गाजियन सरफेस की शेप आपके पास बेटा साइलेंड्रिकल होनी चाहिए। आपके पास बेटा एक क्यूब की शक्ल की होनी चाहिए, जिसको हम बॉक्स कहते हैं, या मैथ में हम उसको क्यूबॉइड भी कह देते हैं बेटा। आपके पास कोई रैंडम शेप भी हो सकती है, आपके पास कोई स्फेयर भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास बेटा इस लेक्चर में हमने जो शेप ले रखी है वो आपके पास एक
पाइप नजर आ रहा होगा बारीक सा, जैसे पानी वाला पाइप होता है। तो बेटा आपके पास ये जो शेप है ये सिलेंड्रिकल शेप है। हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस को इमेजिन करना है बेटा, जो इस शीट के आर पार जा रहा है बेटा। जैसे कि आपके पास अगर कोई पाइप हो तो इस इन्फिनिट शीट के अंदर से ऐसे करके और इधर से निकल रहा हो बेटा। फिर से बता रहा हूं बेटा, गाजियन सरफेस सिर्फ इमेजिन करते हैं, हकीकत में इसका कोई मतलब हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करता बेटा, फिजिकली ये नॉट अवेलेबल होती है, हम सिर्फ इमेजिन करते हैं। तो साथ में बेटा वर्ड लिखेंगे इमेजिन आ सिलेंड्रिकल सरफेस। कोई भी दूसरी शेप ले सकते हैं, लेकिन हम सिलेंड्रिकली क्यों ले रहे हैं, उसकी खास वजह है कि ताकि हमारे पास जो डेरिवेशन है वो आसान हो जाए। मैं आपको आने वाले टाइम में ये बात मजीद क्लियर कर देता हूं। इमेजिन आ सिलेंड्रिकल सरफेस। अच्छा, इसको इस तरतीब के साथ रखा जाता है या इमेजिन किया जाता है, सॉरी, कि इसका जो एक एंड है वो उस पॉइंट को टच करे जहां पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी। दोबारा से सुने, इसको हम इस अंदाज में इमेजिन करेंगे कि इस सिलेंड्रिकल सरफेस का एक एंड वहां पे लाई करे जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी। तो हमने इमेजिन करना है सिलेंड्रिकल सरफेस सच दैट इट्स वन एंड, इसका जो एक एंड हो कहां पे खत्म हो बेटा, उस पॉइंट के करीब जहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। इट्स वन एंड लाइज दैट पॉइंट उस पॉइंट को टच करे या उस पॉइंट के करीब हो जिसके ऊपर ऑन विच इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज टू बी डिटरमाइंड लिख सकते हो या कैलकुलेट लिख सकते हो। वहां पे हमें डिटरमाइन करनी है। तो कोई ऐसी हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस को, गाजियन सरफेस को इमेजिन करना है। बड़ा यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बेटा देखते हैं कि हमारा जो सबसे पहला काम है फ्लक्स देखना, कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब निकलती हैं तो हमने जो इसके अंदर से एक सिलेंड्रिकल सरफेस को गुजारा है बेटा, तो वो जो आपके पास सिलेंड्रिकल सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी तो उसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा हम उसकी वैल्यू देखते हैं। अब थोड़ी सी बात बेटा मजीद समझ लेते हैं। फर्ज करें कि आपके पास वो जो पाइप है, वो जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, वो कुछ ऐसे करके गोल सा ऐसे करके ऐसे, तो बेटा इसके दो मुंह होंगे, एक इसका एक वन एंड ये होगा और एक एंड ये होगा। तो बेटा अब क्या होगा, हमने सबसे पहले बेटा यहां पे इसके एक एंड को बेटा ऐसे समझे जैसे 5 रुपए वाले सिक्के से कवर कर दिया, ऐसे करके बंद कर दिया, और ये वाली साइड भी ऐसे बंद कर देंगे। तो बेटा ये जो सरफेस आपके पास कहलाएगी, ये एक फ्लैट सरफेस कहलाएगी। तो इसका मतलब हम सबसे पहले बेटा इसके जो दोनों सिरे हैं, ये वाली फ्लैट सरफेस और ये वाली फ्लैट सरफेस, हम यहां पे सबसे पहले फ्लक्स काउंट करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस। हम सबसे पहले फ्लैट सरफेस पे फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे बेटा। अब एक पाइप के पास दो फ्लैट सरफेसेस हैं बेटा, ध्यान से देखें। अगर एक पाइप ऐसा है तो एक फ्लैट सरफेस ये होगी, दूसरी फ्लैट सरफेस ये होगी बेटा। अगर यहां पे हमें फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बेटा यहां इसके लिए अलग आएगी और इसके लिए अलग आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए तो हम बेटा फाई की अलामत लगाते हैं। अब यहां पे हमने बोला कि हम फ्लैट सरफेस के लिए कर रहे हैं, तो यहां पे छोटा सा बेटा फ्लैट लिख देंगे, और यहां पे बेटा इस फ्लक्स का फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहां पे आपके पास ई ए कॉस थीटा, और यहां पे बेटा एक फ्लैट सरफेस के लिए हो गया ना। अब ये आपके पास दूसरी भी तो फ्लैट सरफेस है, तो ये आपके पास हो गया ई ए कॉस थीटा। तो दोनों को जमा कर देंगे तो आपके पास फ्लैट सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स आ जाएगा।
अब बात करते हैं बेटा थीटा की। अब आपके पास बेटा जो फ्लैट सरफेस होता है बेटा, हमने वहां पे पढ़ा था कि अगर वेक्टर एरिया की बात की जाए तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है बेटा। जैसा कि अगर आपके पास ये पाइप है और ये इसकी फ्लैट सरफेस है, तो इसमें से जब बेटा आपके पास वेक्टर एरिया की बात करेंगे तो वो तो आपके पास इस डायरेक्शन में निकलेगा। तो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दरमियान आपके पास यहाँ पे जो बनने वाला एंगल होगा वो आपके पास 0 डिग्री होगा। कितना होगा? 0 डिग्री होगा। ध्यान से देखें बेटा, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी यही है और आपके पास वेक्टर एरिया, दोनों की डायरेक्शन सेम है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो बनने वाला एंगल तो आपके पास 0 डिग्री होगा। तो इसका मतलब थीटा यहाँ पे भी 0 होगा और थीटा वहां पे भी 0 होगा, दोनों फ्लैट सरफेस पे। तो बनेगा EA cos 0 डिग्री और EA cos 0 डिग्री। हमारे पास थीटा बराबर किसके था बेटा? 0 डिग्री के। क्यों था बेटा? हमारे पास सरफेस यहाँ पे फ्लैट थी, E और वेक्टर एरिया दोनों की डायरेक्शन आपके पास सेम थी। तो यहाँ पे अगर cos 0 आपके पास 1 के बराबर होता है, cos 0 डिग्री 1 के बराबर होता है, तो आप इसका फाइनल रिजल्ट जो निकलेगा EA प्लस EA। तो आपके पास जो फ्लैट सरफेस के लिए हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया उसका जो रिजल्ट आएगा वो 2EA के बराबर आ जाएगा। तो ये आपके पास बेटा जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट हमने कैलकुलेट किया उस सिलेंड्रिकल सरफेस का जिसको हमने गाजियन सरफेस बोला, फ्लैट सरफेस। लेकिन बेटा अब हम देखते हैं बेटा ये वाली जो आपके पास कर्व सा बनता है ऐसे करके। जैसा कि अगर मैं इस कर्व की बात करूं, इसकी कर्व की बात कर, सॉरी फ्लैट सरफेसेस की बात होगी। अब हमारे पास ये जो आपके पास कर्व सा एरिया आ रहा है बेटा, कर्व सरफेस आ रही है, अब इसके अलोंग हम अपना फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और फ्लक्स हेडिंग लगाएंगे बेटा, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। थ्रू कर्व्ड सरफेस। अब हमारे पास बड़ा कर्व्ड सरफेस के लिए एक कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा जरूरी है। एक लम्हे के लिए मैं इस सिलेंडर को ऐसे इमेजिन करने के बजाय मैं इसको ऐसे इमेजिन कर लेता हूं, यानी कि पूरी की पूरी फिगर डायग्राम आपके पास ऐसे आ जाएगी। अब इसके बिल्कुल बीचों बीच एक पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगी वो आपके पास कुछ यूं गुजरेगी, ऐसे डायरेक्शन में, जिस तरफ ये तीर का निशान लगा हुआ, हमेशा बेटा इसी डायरेक्शन में आएगी। लेकिन कर्व्ड सरफेस अगर आपके पास है और इस पॉइंट में मैं वेक्टर एरिया की बात करूं तो वेक्टर एरिया तो बेटा सरफेस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर आता है बेटा। क्या आता है बेटा? परपेंडिकुलर आता है। तो अगर ये परपेंडिकुलर आता है तो पता ये चला कि ये जो आपके पास सिलेंड्रिकल सरफेस में जितना भी कर्व्ड एरिया है उसमें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और वेक्टर एरिया बेटा इनके दरमियान हमेशा एंगल बनेगा 90 का। इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइन और दूसरा आपके पास वेक्टर एरिया, इनके दरमियान बनने वाला एंगल क्या होगा बेटा? 90 डिग्री का एंगल होगा। तो अगर यहां पे आप फ्लक्स कैलकुलेट भी करते हैं कर्व्ड सरफेस के लिए तो आपके पास रिजल्ट इसका 0 आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपने बेटा लिखना है फाई, साथ में लिख देना, जैसे फ्लैट लिखा था वैसे कर्व्ड लिख लें, और साथ में EA cos 90 डिग्री। हम जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू बेटा 0 होती है। तो आपके पास कर्व्ड की वैल्यू आ जाएगी फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 0 के बराबर। तो बेटा हमने जो दोबारा एक सिलेंड्रिकल सरफेस को इमेजिन किया था, सिलेंड्रिकल सरफेस इमेजिन करने के बाद हमने इसके दोनों फ्लैट सरफेसेस के लिए हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया और उसके बाद हमने कैलकुलेट किया बेटा कर्व्ड सरफेस के लिए। अब हम बात करते हैं बेटा टोटल की, यानी कि फ्लैट को और कर्व्ड को मिला के बात करते हैं। तो उसके लिए हमें हेडिंग लगानी होगी और वो हेडिंग हमारे पास होगी बेटा
टोटल फ्लक्स की। तो हेडिंग यहां पे लगाएंगे टोटल फ्लक्स। अब टोटल फ्लक्स को करने के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे बेटा। कौन से दोनों? वो फ्लक्स जो हमने बेटा फ्लैट सरफेस के लिए कैलकुलेट किया और वो फ्लक्स जो हमने कर्व्ड सरफेस के लिए कैलकुलेट किया। तो बेटा हम जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, फ्लैट के लिए हमारे पास रिजल्ट आया था 2EA, और उसके बाद आपके पास कर्व्ड सरफेस के लिए जो हमारे पास रिजल्ट आया वो आया था 0। तो टोटल फ्लक्स जो आपके पास आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 2EA। तो ये वो रिजल्ट है जिसको अभी हम बेटा पुट करेंगे अपने गासेस लॉ में। यहां तक बेटा आप वीडियो को पॉज कर लें और अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि अब मैं ये डायग्राम वाली साइड मिटाने जा रहा हूं और फर्दर इसको प्रोसीड करते हैं। बेटा अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं गासेस लॉ को। तो लिखेंगे यहां पे बाई अप्लाइंग गासेस लॉ। बेटा गासेस लॉ हमसे क्या कहता है कि आपके पास टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास बराबर होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर 1/ε0 टाइम्स, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, जिसको हमने बेटा क्यू बोला। मैं अपने हर लेक्चर में आपको बताता हूं कि इसको आपने लाजमी याद रखना है कि इसको हम कहते हैं टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। अब हम बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, और ये कॉन्सेप्ट अभी आपको बड़े अच्छे से देखना है, क्योंकि वेरी नेक्स्ट एप्लीकेशन में यही बात दोबारा रिपीट होगी। तो उस लेक्चर में हम इसको ज़्यादा डिटेल से करेंगे नहीं। ये वाली बात यहाँ पे भी एप्लीकेबल है और वहाँ पे भी वेरी नेक्स्ट लेक्चर में भी होगी। तो बेटा यहीं पे अच्छे से समझ लें। अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बेटा जिसको हम कहेंगे चार्ज डेंसिटी। तो हेडिंग लगाएंगे चार्ज डेंसिटी का। बेटा चार्ज डेंसिटी क्या होती? चार्ज डेंसिटी को हम जाहिर करते हैं सिग्मा के साथ, और ये आपके पास चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर होती है। यहाँ पे अगर मैं आपको लिख दूं टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, इसकी बात हो रही है कैपिटल क्यू की, स्मॉल क्यू की बात नहीं हो रही। चार्ज इनक्लोज्ड पर यूनिट एरिया। बेटा इससे पता ये चलता है कि चार्जेस एक दूसरे के कितने करीब करीब हैं। अगर हम यहाँ पे हमारे पास जो फिगर बनी हुई है, यहाँ पे आपको अगर थोड़े से चार्जेस नजर आ रहे हैं, तो अगर मैं इनको बहुत तंग बना दूं तो इससे ज्यादा चार्जेस मैं यहाँ पे बना सकता हूं। तो डेंसिटी से मुराद ये है कि आपको पता चलता है कि चार्जेस कितने करीब हैं, कितने दूर हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कम है या ज्यादा है। डिस्टेंस कम होगा तो नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा होंगे, डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इसीलिए वो कह रहा है कि चार्ज डेंसिटी किसके बराबर है? टोटल चार्ज इनक्लोज्ड चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर। और डेंसिटी ऑफ चार्जेस को बेटा चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से जाहिर करते हैं। ये अलामत सिग्मा लगाएंगे और यहाँ पे आपके पास आएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ से अगर हम अपनी क्यू की वैल्यू निकालें बेटा, तो क्यू आपके पास एरिया यहाँ पे डिवाइड तो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा सिग्मा को आपने ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास जो इक्वेशन है ये आपने लाजमी याद रखनी है, वेरी नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको काम आएगी। और यहाँ से आपको एक एमसीक्यूज भी आ सकता है कि चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या है। तो बेटा चार्ज का यूनिट आपके पास होता है कूलम और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो बेटा आपके पास कुल मिला के इसको आप कूलम पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हो। तो ये चार्ज डेंसिटी का यूनिट है जो आपको यहाँ पे लाजमी याद रखना है। अब आपके पास बेटा यहाँ पे Q की वैल्यू आ गई है, तो ये वाली Q की वैल्यू अब हम यहाँ गासेस लॉ में लिखते हैं और उससे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी
वो आपके सामने है। यहाँ पे आपके पास गाउस लॉ, फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड क्यू की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे, उस क्यू की वैल्यू की जगह अब यहाँ पे पुट करेंगे सिग्मा ए। तो आपके पास इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी, सिग्मा जिसको हम चार्ज डेंसिटी कह रहे हैं, और ए आपके पास जो एरिया है। आगे आपके पास बेटा ये फाई टोटल की वैल्यू अगर आपको याद हो तो हमने बेटा यहाँ पे निकाल रखी थी, जिसको हमने कहा था कि टोटल फ्लक्स की वैल्यू आपके पास है 2EA के बराबर। तो बेटा अब हम यहाँ पे अगर 2EA की वैल्यू पुट करते हैं, उसको कोई इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं ताकि आपको याद रह सके। इसको आपको नाम दे दें इक्वेशन 1 का। तो आपने कहना है फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से अगर हमने देखा फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू को पुट करते हैं, पुट वैल्यू। तो फाई टोटल की वैल्यू हमारे पास जो आई थी वो आई थी 2EA बराबर है 1/ε0 टाइम्स, और ये बराबर हो जाएगा, साथ में लिखा हुआ है सिग्मा ए। तो बेटा यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे ये जो सिग्मा है ये 1 से मल्टीप्लाई हो गए तो आपके पास बनेगा सिग्मा और ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो कुल मिला के इक्वेशन आपके पास कुछ यूं बनेगी, 2E बराबर है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हमें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी थी, हमने आर्टिकल में पढ़ा हुआ है कि एप्लीकेशन है। अगर हमें यहाँ से E की वैल्यू निकालनी है तो 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ये वो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो हम कैलकुलेट कर रहे थे एक इन्फिनिट शीट के लिए, जिसके ऊपर बेटा हमने चार्जेस को फैला रखा है। तो ये वो फाइनल इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है, और अगले लेक्चर में भी, और एमसीक्यूज में अक्सर पूछ रहा होता है कि इसका रिजल्ट क्या था, तो इसका रिजल्ट बेटा ये वाला है जो कि आपको अक्सर एमसीक्यूज में नजर आ रहा होता है। बेटा ये जो आपके पास सामने मैंने लिखी हुई है ये इसकी मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म है, तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। अगर आप जाते हैं कि हम, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो वेक्टर फॉर्म अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख लें। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वेक्टर साइन लगा दिया तो साथ में वेक्टर का काम डायरेक्शन बताना होता है, तो ये वाला हिस्सा तो आपको मैग्नीट्यूड बता रहा है, साथ में आपने एक यूनिट वेक्टर लगा देना है आर कैप। आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बता रहा होता है, सॉरी डायरेक्शन बता रहा होता है। तो यहां तक बेटा नोट कर लें, फिर मैं इसको थोड़ा सा रेस करके फर्दर इस लेक्चर में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अभी आपको बता देता हूं। बेटा वेक्टर फॉर्म लिखने के बाद इसमें जो हमने आर कैप लगाया है, आर कैप के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दें यहाँ पे। आर कैप आपके पास एक यूनिट वेक्टर है, आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम दुनिया में सिर्फ एक ही है, और बेटा ये आपको डायरेक्शन देता है, ये आपको डायरेक्शन देता है, शोइंग डायरेक्शन। अब किस चीज की डायरेक्शन दे रहा है बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देता है, और ये कहां पे है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है बेटा वो अवे फ्रॉम द शीट होती है। तो यहां पे लिखेंगे डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द शीट, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द शीट। अगर ये आपके पास नेगेटिव चार्ज होता तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आपके पास टुवर्ड्स द शीट जाती है बेटा। तो यहां तक वो तमाम बातें हैं जो आपको अपने नोट्स के ऊपर बेटा लिख लेनी है। यहां तक ही जो इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाला काम है वो यहां तक ही है। और इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी बातें बता देता हूं और जो आपके कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करेंगी।
नोट करने वाला काम यहीं तक है। जब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने यहां तक ही लिखना है। बेटा फर्ज करें कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज ये वाला, उसके बाद आपके पास एक पॉइंट मैं ए कंसिडर कर लेता हूं, ये पॉइंट ए है और ये आपके पास पॉइंट बी है। तो बेटा ये आपके पास पॉइंट ए है और ये आपके पास पॉइंट बी है। अब अगर मैं आपसे सवाल ये करूं कि मुझे ये बताएं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहां पे स्ट्रॉन्ग होगी बेटा, तो बेटा आपको पता है कि जितना हम चार्ज के करीब होते हैं, जितनी भी कोई चीज चार्ज के करीब होती है तो उतनी ही आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी। तो पॉइंट ए की मैं अगर बात करूं तो यहां पे आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगी वो आपके पास स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन हम चार्ज से जितना दूर जाते हैं तो जैसे जैसे दूर जाते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वीक होती चली जाती है। तो पॉइंट बी की बात करें तो वीक हो जाती है। अब कैसे हमें पता चला बेटा, हमने अपने कूलम लॉ में पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट इसका कि वैक्यूम के अंदर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे आपके पास कूलम लॉ के अंदर नहीं पढ़ा हुआ, ये हमने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा बेटा। ई और आर स्क्वायर के दरमियान जो रिलेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो आपके पास इनवर्स है। तो जितना आपके पास फासला बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बड़ा कम होती जाएगी। जैसा कि बी ए से ज्यादा दूर है, फासला ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके लिए वीक होगी, कम होगी। अब सवाल ये है बेटा कि हमने ये जो इन्फिनिट शीट ले रखी है इसके करीब ये जो पॉइंट ए है, ऐसे बहुत सारे अगर पॉइंट हम बना देते हैं। फर्ज करें कि अगर आपके पास ऐसी कोई एक और शीट है जिसको हम पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं और यहाँ पे हम कोई 3 के करीब पॉइंट्स बना लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब सवाल ये है कि आप हमें ये बताएं कि आया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ ई की, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी। तो बड़ा इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो हमारा दिल कह रहा है इसके मुताबिक अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बेटा आपके पास वैल्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और यहाँ पे आपके पास बेटा वैल्यू कम होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और यहाँ पे तो और ज़्यादा कम होनी चाहिए। अब हमारा दिल ये कहता है बेटा अगर आप इस फार्मूले को गौर से देखें तो कहीं पे भी आर स्क्वायर का जिक्र नहीं है बेटा, या डिस्टेंस का जिक्र नहीं है। अगर डिस्टेंस का जिक्र नहीं है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने एक पॉइंट में मालूम किया इन्फिनिट शीट के लिए वो डिपेंड ही नहीं करती बड़े कि वो आपके पास ये जो पॉइंट है जिसके ऊपर हमने ई की वैल्यू कैलकुलेट की है ये शीट के करीब है या दूर है बेटा। तो ऐसे में हम ए बी या सी के बारे में ये नहीं कह सकते कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये बात बिल्कुल गलत होगी बेटा। तो अगर ये गलत है तो इसमें सही बात कौन सी है, चाहे ए बी सी हो तीनों के लिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एक जैसी रहती है। तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एक जैसी रहती है। तो बेटा हमें दिल और फार्मूले में अगर किसी एक चीज का इंतखाब करना हो तो बेटा याद रखना फिजिक्स हमेशा फार्मूले को प्रेफरेंस देगा, क्योंकि दिल के बारे में तो ऑलरेडी मशहूर है कि दिल तो पागल है बेटा। तो हमने फार्मूले की मदद से देखा कि ए बी सी में कहीं पे भी डिस्टेंस का जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम हो। लेकिन बेटा अगर हमने दिल को इत्मीनान दिलाना है तो उसके नतीजे में क्या होता है, आपके पास अगर आपके पास एक शीट है ऐसे करके और उस पर पॉजिटिव चार्जेस ऐसे फैले हुए हैं और पॉइंट ए ये वाला है, तो बेटा होता क्या है कि यहाँ से आपके पास जो फील्ड ऑफ व्यू बनता है वो आपके पास कुछ यूं बनेगा और इस फील्ड ऑफ व्यू में एक चार्ज आता है। लेकिन अगर हमारे पास एक पॉइंट बी है बेटा जो ए के मुकाबले में थोड़ा सा दूर है, तो अब हम जब यहाँ पे देखेंगे कि इसका फील्ड ऑफ व्यू बेटा, तो आपके पास इसका फील्ड ऑफ व्यू इससे थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो जैसे जैसे बेटा इसका डिस्टेंस बढ़ता है पॉइंट का फ्रॉम द इन्फिनिट शीट, ऐसे फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है। फील्ड ऑफ व्यू से मुराद ये है कि इसमें एक पॉजिटिव चार्ज था तो इसमें अब 4 आ गए बेटा। तो ऐसे नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ते हैं, तो इसी वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ए बी सी तीनों के लिए सेम रहती है, क्योंकि इसके फार्मूले में कहीं पे डिस्टेंस का जिक्र नहीं है। जबकि चार्ज के केस में हमने देखा कि ये आपके पास इनका रिलेशन इनवर्स बनता है।
तो बेटा ये था लेक्चर। ये वाली सारी बातें सिर्फ आपके एमसीक्यूज की क्लियरेंस के लिए थी, इस उम्मीद वास्ते के साथ कि मैं, आप और ये मुल्क पाकिस्तान खूब तरक्की करे। किसी भी अगर पॉइंट की समझ नहीं आई तो मुझे लाजमी बताइएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बहुत शुक्रिया।